तो उन्होंने मुझे पूछा कि देवेंद्र जी एक दिन का टाइम निकालिए हमारे कॉलेज के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आपके लिए टाइम निकालूंगा, क्योंकि वो कॉलेज आपकी नहीं, वो कॉलेज मेरी भी है, मैं भी शुरू कर। विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि मेरी एक संघर्ष की कहानी है, और उस संघर्ष की एक शुरुआत जब मैं 8 साल का था तो बिजली का करंट लगने से मुझे एक हाथ गंवाना पड़ा था, और जब मैं वापस हॉस्पिटल से आया था तो मैं घर से बाहर नहीं निकला, हाथ चला गया, साथ वाले बच्चे क्या कहेंगे, बहुत विचार आते थे। उस दिन यदि कोई मुझे बाहर निकालने वाला था तो वो मेरी माँ थी। मेरी माँ ने कहा कि आप बाहर जाइए, बच्चों के साथ खेलिए, बाहर क्यों नहीं जाते आप। और मैं माँ का कहना हमेशा मानता था। माँ ने कह दिया मेरे लिए सुन। जब मैं ओलंपिक मेडल लेकर के वापस आया रियो से, और मैं मेरे घर पे मेरी माँ से मिला, तो मैं खाना खा रहा था, तो मैंने कहा जब उस दिन आपने एक शुरुआत की और आज मैंने देखो ओलंपिक के 2 गोल्ड दे दिए, तो मैं तो बहुत बड़ी बात है ये, आपने मेरे लिए एक राह दिखाई। तो बहुत ही सहजता से कहा मेरी माँ ने। वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, पर समझदार है। उन्होंने कहा मैं ओलंपिक मेडल नहीं लेना चाहती थी, मैं तो उन बच्चों के बराबर लाना चाहती थी आपको जो बच्चे दोनों हाथों के थे। और जब मुझे 89 में याद है, जब मुझे करंट लगा था, तो एक व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे, जब मैं हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया और हाथ काटा, उस आदमी का मेरे प्रति बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि उस टाइम में जयपुर में अपना व्यक्ति नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात ये थी। और उस दिन थे वहां पे प्रोफेसर आपके यहाँ के हैं दलीप सिंह जी पूर्णिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उस दिन मुझे कोई राजगढ़ या चोरुगा दिखाई देता था तो मुझे भगवान दिखाई देता था, क्योंकि बच्चे को अपने जगह का दिख जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक खेल की शुरुआत की मैंने मेरी लाइफ में 95-96 में जेवलिन की, और मेरे पास भाला नहीं हो करता था जिस टाइम में। कौन देगा एक आपके लड़के को भाला, की भाला फेंक सकता है ये, लेकिन मैंने सोचा मैं फेंकूंगा। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे लाइफ में करना है अच्छा सा। और मैं पहली बार ही 10वीं कक्षा में खेलने गया, और मैं पहले ही दफा में डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना, तो ऐसा लगा कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत गया। एक और लाइफ की शुरुआत हुई जब 2002 में मैंने भारतीय टीम में जगह बनाई एशियन गेम्स के लिए, बुसान एशियन गेम्स। और मैं उस टाइम में आप ही की तरह कॉलेज का स्टूडेंट था, और इंटरनेशनल लेवल पे जगह भी बना ली। तो जब मुझे वो इंडिया टीम का ब्लेजर मिला था, दिल्ली की बात है, तो मैंने नाइट में उसको, शाम को मुझे मिला, नाइट में मैंने 5 दफा पहन के देखा उसको। तो मेरे पापा जी साथ गए हुए थे, तो बोले क्या बात है, पागल हो गए, 5 बार क्या देख रहा, तेरे नाप का नहीं है क्या है। तो मैंने कहा मुझे पहन के अच्छा लगता है,
क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे इंडिया का ब्लेजर पहनना है, और जिस इंसान का अपना लक्ष्य पूरा होता है तो खुशी भी मिलती है उसे। भाग मिल्खा भाग आपने फिल्म देखी होगी शायद। उसके बाद पहले ही टूर्नामेंट में मैंने गोल्ड मेडल नहीं, एशिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया 2002 में। 14 साल पुरानी बात है ये, और मेरे ख्याल से उस टाइम में आपकी उम्र होगी किसी की 4, किसी की 5 साल या किसी की 6 साल, इतनी ही ज्यादा नहीं होगी। उस दिन से लगा हुआ वो इस खेल के क्षेत्र में। उसके बाद 2004 जो एथेंस पैरा ओलंपिक्स थे, उसके अंदर मैं भारतीय टीम का फ्लैग बेरर था, और एक देश का फ्लैग बेरर होना बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मैं देश का राष्ट्रीय ध्वज लेके चलूं, लेकिन साथ में एक जिम्मेवारी भी होती है कि मैं देश के लिए करूं कुछ। और मेरा वो सपना पूरा हुआ जब मैंने एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल। थोड़ी सी मेरे साथ ये हुआ कि 2008 में मेरा इन बड़े खेलों में जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक है उनमें मेरा इवेंट नहीं आया, और 12 में मेरा इवेंट नहीं आया। बीच बीच में मैं खेलों में भाग इसलिए लेता रहा, जैसे एशियन गेम्स थे, वर्ल्ड गेम्स थे, और लास्ट 2013 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल भी लिया था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप का नया रिकॉर्ड भी ब्रेक किया 13 में। तो उस टाइम में 13 में वर्ल्ड वो जो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, मेरा ओलंपिक का पता चल गया कि 16 में मेरा इवेंट आ गया। मेरी जिंदगी की एक ही तमन्ना थी कि एक बार मैं ओलंपिक में भाग लेना, मतलब मेरा इवेंट आए। वो सपना मेरा पार हुआ, पूरा हुआ सॉरी, जब मैं पता चला कि मेरा ओलंपिक में इवेंट आ गया है। मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दी, और मैं आपको बताऊं मैंने जगह भी छोड़ दी, सब कुछ त्याग दिया मैंने। मैं 24 घंटे में एक फोन करता था सिर्फ, उसी फोन से घर वाले सभी पूछ लेते थे कि उनका क्या हाल है। अपने बाप को, अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, क्योंकि मेरे भी एक परिवार है। लेकिन मैंने एक ही सोचा कि मेरे देश के लिए खेलना है, और देश से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। जब मैंने लास्ट टाइम की ट्रेनिंग फिनलैंड में की, तो मैं आपको बताऊं मेरे सबसे ज्यादा जो कोई याद आए, मेरे 6 साल की बेटी थी, सबसे ज्यादा मुझे वही याद आई। कभी कभी सोचता था क्या करूं मैं भी एक बाप था, और बेटी की बहुत याद आ रही थी, साथ में पढ़ाई के बारे में भी चिंता रहती थी। लेकिन लास्ट में यही सोचा कि आखिरकार देश के लिए ओलंपिक मेडल लेना है मुझे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने मुझे फिर से इंडिया टीम का फ्लैग बेरर चुना रियो में, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक बार फिर मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज लेके चल रहा हूँ। जो मेरा 12 साल पुराना एथेंस का रिकॉर्ड था, उसके बाद मैं ब्रेक कर पाया उस रिकॉर्ड को, और नहीं कोई और कर पाया। वो 13 सितंबर की बात थी, और मेरा इवेंट हिंदुस्तान के हिसाब से मॉर्निंग में 3 बजे था। मैंने मीडिया को एक ही कहा था कि मैं 125 करोड़ लोगों को निराश नहीं करूंगा। जब मेरा इवेंट होने से पहले ये बात बोली थी मैंने, तो मीडिया वालों ने कहा इसका मतलब आप मेडल लोगे? तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं निराश नहीं करूंगा तो मेडल ही लूंगा। इसमें आप सभी ने देखा था ये जो थ्रो था, मैंने गोल्ड मेडल नहीं 12 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। क्योंकि आप लोग भी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे आपकी अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे, कोई सर्विस मिल जाएगा, कोई बिजनेस मिलेगा, कुछ भी। लेकिन लाइफ में मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, असंभव कुछ भी नहीं है।
मेहनत करने की जरूरत है। अभी ओलंपिक हुआ और मैं घर पे पहुंचा और ये जो देख रहा था बहुत अच्छा थ्रिल लगा मुझे भी। लेकिन यदि किसी को कुछ करना होता है तो ये सोचता है इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूं। एक दिन मैं ये वीडियो देख रहा था और मैं बैठे बैठे कह रहा था यदि इसमें मैं ये परिवर्तन कर दूं तो हो सकता है और आगे जा सकती है। क्योंकि जहां पे आपने सीखना बंद कर दिया ये मानो वहां पे आपने जीतना बंद कर दिया। भारत सरकार ने मुझे खेलों का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार जो 2004 में दिया था मुझे, और पद्मश्री जो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है भारत सरकार का, वो 2012 में मिला था मुझे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने जो खेल मंत्रालय है उन्होंने गृह मंत्रालय को मेरी पद्म भूषण के लिए रिकमेंड कर दी। तो सर मैं कहूँगा आप लोग भी दुआ करें मेरे लिए। अब की बार हम मिले तो मैं पद्म भूषण के लेकर के आपके बीच में मिलूं। हम बाहर फॉरेन में बैठ करके सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में। मैं कहूँगा हमने दुनिया को सबसे ज्यादा डॉक्टर दिए हैं, सबसे ज्यादा हमने इंजीनियर दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब हम दूसरे क्षेत्र में देखते हैं तो कहीं न कहीं हम पिछड़े भी नजर आते हैं। उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की, ये हमारे बहुत ही खराब स्थिति है इस क्षेत्र में हमारी, क्योंकि इसमें हमें प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। दूसरा मैं कहूँगा आज भी हमारे यहाँ पे महिला और पुरुष में भेदभाव कई जगह दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत गलत है। उसको हम लोग एक समझें और इसको हमें खत्म करना है। खास करके मैं युवाओं से कहना चाहूँगा दहेज प्रथा बहुत खराब है हमारे यहाँ पे। इस पे आप प्लीज काम करें, मेरा भी आप सहयोग करें, क्योंकि मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि दहेज बहुत खराब है, दहेज लेना और देना गलत है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत से लोग बोल के जाते हैं इस बात को, लेकिन वो जिंदगी में लागू नहीं करते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने मेरी लाइफ में मेरी शादी में दहेज नहीं दिया। किसी भी प्रकार का मुझे नशा नहीं है आज के दिन। तो हम इस चीज से दूर रहे कि नशा है उससे भी हम दूर रहे। आप लोगों ने मुझे बुलाया है, आज मैं ऐसी जगह हूं जहां पे इतने बड़े शिक्षक बैठे हैं, इतने जो स्टूडेंट हैं। मैं एक दिल की भी बात बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 12वीं कक्षा राजगढ़ से की थी तो मैं भी लोहिया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। कारणवश क्यों नहीं ले पाए वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे कोई साथी नहीं मिला मुझे ऐसा कि हम साथ रह सके, और अकेला मैं खाना नहीं बना सकता था उस टाइम में। तो मेरी ये प्रॉब्लम रही, इसलिए मैंने लोहिया कॉलेज के बजाय मोटा कॉलेज राजगढ़ में एडमिशन लिया, प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि वो परिस्थितियां मेरे खिलाफ थी। इसका मतलब ये नहीं था उस दिन में ये मान लेता है कि आज मैं एडमिशन नहीं ले पाया, मैं वहां खाना नहीं बना सकता और मैं क्या करूंगा। मैंने सोचा वहां नहीं, एडमिशन हम यहाँ लेंगे, यहाँ से अच्छा करेंगे। तो जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है अपने को। हो सकता है परिस्थिति हर टाइम हमारे अनुकूल ना हो, और मैं मानता हूं जब आप आगे बढ़ोगे तभी आपकी समस्याएं आएंगी। आप घर पे बैठे रहते हैं शायद आज भी कोई समस्या नहीं आती। कॉलेज में आए हो, बस की लेट हो गई हो, पीरियड में निकल गया हो, या जो भी है समस्याएं आई ना,
लेकिन आप शिक्षा लेने के लिए ये समस्याएं उठा रहे हैं। और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन इन समस्याओं को आप याद करोगे, तो आपको खुशी मिलेगी कि रियल में मैंने उससे संघर्ष किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। शायद मैं लंबा बोल गया क्योंकि दिल की बात थी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिंदुस्तान का मैं पहला व्यक्ति हूँ खेल जगत के इतिहास में इंडिविजुअली 2 ओलंपिक पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। ये संकेत भी है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जिसे हम पिछड़ा क्षेत्र कहते हैं, उसमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक इतिहास रचने वाला ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है। तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, आप जिंदगी में मेहनत करें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसके साथ आपको अपने जो विचार है, सोच है, वो जरूर पॉजिटिव रखनी है। हमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। यदि आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो जरूर एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, विशेष तौर पे मैं इस पूरी लोहिया कॉलेज को, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। देवेंद्र जी ने जब परिश्रम की बात कही, अपने मेडल्स वगैरह की बात कही, तो खूब तालियां बजाई। जब देवेंद्र जी ने कहा कि परिश्रम करना चाहिए, तो धीमी धीमी ताली बजी। और नशे पे कहा ना, मैं नशा नहीं करता हूं, आपको भी नहीं करना चाहिए, तब कोई ताली बजी नहीं। तो सिलेक्टेड है, आपकी जो बातें आप ग्रहण करते हो ना, वो सिलेक्टेड है। अब आप सीधे रूबरू हो, प्रश्न पूछें, आपके मन में कोई बात हो, उमड़ उमड़ रही हो, तो कैसे जीवन में सफल रहे, कोई आपके मन में ऐसी बात हो। और कैरियर के संबंध में, खेलों में भी बहुत बड़ा कैरियर है, पूरे चारों ओर बड़ा है। पूछता है राह क्या मुझसे उनसे मिलने की इरादा हो अगर तेरा, तो हर जानिब से मंजिल है। जफर की ये यादगार पंक्तियां हैं। तो आप प्रोग्राम से आए और अपना नाम बताएं, अपना प्रश्न पूछें, फिर एक साथ यहाँ बैठे बैठे देवेंद्र जी से और अपन चर्चा करेंगे। 5-7 मिनट का आपके पास समय है। आप निसंकोच भाव से आए, या सब कुछ याद है, परमानंद प्राप्त किए हुए। Hello everyone, myself Rahul Kumar from BA first year. जैसे ही इंसान जन्म लेता है, उसके सामने बहुत सी चुनौतियां शुरू हो जाती है। जन्म से ही कुछ शारीरिक होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं, कुछ मानसिक होती हैं, कुछ आर्थिक होती हैं। हम में से बहुत से लोग उन चुनौतियों से हार मानकर बैठ जाते हैं, उन्हें भाग्य का फल समझकर, किस्मत का खेल समझकर हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज जो हमारे बीच शख्सियत मौजूद है, ये विश्व विजेता हैं, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ उन परिस्थितियों से लड़कर उनका सामना किया, बल्कि अपनी मेहनत और लगन के दम पर गोल्ड मेडल हासिल करके रियो पैरालंपिक खेल में हमारे तिरंगे की शान को बढ़ाया है। ऐसे ही मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है सर, ऐसे समझिए, छोटा मिनी सा एक इंटरव्यू है। सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं सर? क्योंकि हो सकता है ये किसी ने नहीं पूछा होगा इस कॉलेज में आने के बाद आपको। हाँ, मैं बहुत अच्छा। सर जैसे सबसे पहले आपने, हम सब जानते हैं कि आप जेवलिन थ्रोअर हैं, तो सबसे पहले आपने हमें बताया कि इसकी शुरुआत हुई 10वीं क्लास से। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10वीं क्लास में आपने जब जेवलिन थ्रो किया था पहली बार, तो आपने कितनी दूर फेंका था? मैंने जब शुरुआत की थी तो 22 मीटर फेंका था मैंने पहले दिन, 22 मीटर। ये कुछ रहा था, मुझे किसी ने नहीं पूछा, मीडिया ने भी नहीं पूछा।
सर मतलब आपने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था जब 8 या 10 साल के थे कि मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम स्पेशली रोशन करना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मतलब कब आपने 10वीं क्लास में, 12वीं में या कब तक ये से डिसाइड कर लिया था? एक्चुअली मैंने 10वीं में ये डिसाइड नहीं किया था कि मैंने देश का नाम रोशन करना है, लेकिन जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया 98 में, तब कहीं न कहीं जैसे अब मैं पहले भी पढ़ता था मिल्खा सिंह के बारे में, कलाम के बारे में बहुत स्टोरी पढ़ी, उन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया और ऐसी परिस्थितियों में तो मेरे अंदर वो बात थी कि मुझे भी अब मेरे कंट्री का नाम रोशन करना है। तो कॉलेज लेवल पे बिल्कुल मेरे ये आ गया था कि मुझे कॉलेज में यानी मुझे कंट्री के लिए खेलना है। स्पेशली सर आप हमारे देश की, हमारे जिले की, हमारे राजस्थान की आन बान और शान है और तभी आपकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बहुत से बच्चे वहाँ पर बिना आईडी की ब्याज प्रवेश लेकर आए हैं, वरना आने नहीं देते, लेकिन ये फिर भी घुस गए हैं वहाँ पर जो खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपने और हमें सर थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे आपने बचपन से भाला फेंकना शुरू कर दिया था तो इनका क्या है, थोड़ा लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, फेंकते ये भी हैं लेकिन थोड़ा सा करिए 4-5 दोस्त बैठ के आपसे भी फेंकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा लक्ष्य निर्धारण के बारे में आप हमें बताएं सर। एक्चुअली आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो अब तो आपको डिसाइड करना ही है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप एक ही क्षेत्र को चुने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर भी बन जाए और हम इंजीनियर भी बन जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप ये डिसाइड कर लें हमें किस क्षेत्र में काम करना है, और यदि वो काम करना है तो इतने लगन के साथ करना है कि दिन में भी उस काम के आपको सपने दिखाई दें। थोड़े से 5 मिनट नहीं, नेक्स्ट अब करो, औरों को मौका देंगे ना जरूर। हाँ बस एक प्रश्न कर लो आप, एक कर लो, खाली आप ही का थोड़ी केंद्रित होगा, और बच्चे पूछेंगे, और बच्चे भी हैं, औरों को भी पूछना है ना। सर जैसे कोई आपका रिकॉर्ड तोड़े तो आपको खुशी होती है इस बात से? वैसे अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि 2020 में भी आप ही तोड़ेंगे अपना रिकॉर्ड। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे 12 साल बाद मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना, और उस टाइम में मेरी उम्र 23 वर्ष थी जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, लेकिन आज मेरी 35 साल उम्र है। तो मैं कहूँगा 23 साल के देवेंद्र धजड़िया पे 35 साल का देवेंद्र धजड़िया भारी पड़ा है। यस सर। आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया राहुल। राहुल ने कहा आपका रिकॉर्ड है 63.9 साल, और जो सेकंड रहे ना वो भी भारत के रिंकू सिंह हुड्डा, उनका रिकॉर्ड था 54.39 मीटर थे वो। देख लीजिए फासला कितना है। सभी लोगों को नमस्कार। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है। सुना नहीं भाई, जोर से बोलो, पास में ले लो। सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। सर मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति हमारे समाज में जब मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड होता है तो हमारे समाज में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ। तो ऐसे माहौल से बाहर निकल करके अपने देश से, अपनी मातृभूमि से दूर जब आपने गोल्ड मेडल जीता, जब दुनिया के रंग बिरंगे झंडों के बीच में हमारा सबसे सुंदर झंडा सबसे ऊपर जा रहा था, तो उन सबसे सुंदर क्षणों में आपको कैसा महसूस हो रहा था? बिल्कुल, आपने जो पहली दफा थी कि हमारे थोड़े से ऐसे मानते कि दूसरी दुनिया से आए हैं, बिल्कुल आपने हमारे समाज में थोड़ा सा भेदभाव है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मेरे पे भी लोग कमेंट करते थे, लेकिन उन बातों को हम ध्यान देते हैं, हम उन पे ये करें कि हम लाइफ में कुछ करके दिखाएं। आज वो जो भी डिफरेंट केबल बच्चे हैं तो मेरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो दोनों हाथ वाले नहीं कर पाए आज तक इतिहास, वो एक सिंगल एनवायर ने कर दिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं। और देश के लिए खेलना, और हमारे सबसे बड़ा जो लाइफ में होता है, आप 200 कंट्रियों में खेल रहे हो, देश का फ्लैग और राष्ट्रीय गान होता है, जिंदगी में उससे बड़ी खुशी नहीं मुझे कभी मिली और नहीं कभी मिली। सर हमारी लाइफ में
जब एक क्लास प्रेजेंट कर रहा होता है उस टाइम बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग हमें मोटिवेट करने वाले होते हैं, कुछ हतोत्साहित करने वाले लोग होते हैं। तो हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ न कुछ अपना प्रभाव रखते हैं। मोटिवेट करने वालों को छोड़ दिया तो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोग क्या आपकी लाइफ में आए हैं? अगर आए हैं तो आपने उन्हें कहाँ तक अपने दिमाग में? नहीं, बिल्कुल आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर नहीं होने देनी है, हम तो सिर्फ पॉजिटिव लेके चलेंगे। वो लोग बोलना है, उनका बोलने का काम है, बोल रहे थे, उनकी तरफ ध्यान ना दें आप लोग प्लीज। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने जब आपने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था उस टाइम मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने एक बार बीच में ये निर्णय कर लिया था कि अब मैं नहीं खेल पाऊंगा तो मुझे रिटायर्ड हो जाना चाहिए। उस टाइम आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट किया और फिर आपने अगेन आप आगे आए और गोल्ड मेडल जीता। मैं पूछना चाहूंगा कि आपको उन्होंने कौन सा वो जादू मंत्र दिया वो हम सबके साथ शेयर करें? बिल्कुल 2010 की मेरी बात हुई है, जब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं गेम करूं या वो गेम करे, और मेरा ओलंपिक इवेंट नहीं था, वो कबड्डी में नेशनल लेवल पे खेल चुकी थी और अच्छी ट्रेनिंग चल रही थी उसकी। तो उसके बाद बैठे थे, हमारा क्या है कि वैसे कहूँ घर है वो खिलाड़ियों का घर है, क्योंकि मैं भी खिलाड़ी और मेरी वाइफ भी खिलाड़ियों का घर है, मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई उस डिसीजन में। लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया लेने में बहुत बड़ा है, और मंच के माध्यम से भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा नहीं आप ही गेम करो। तो मैंने कहा क्यों, आप खेल रहे हो, अच्छा है, आप इंटरनेशनल लेवल पे मुझे उम्मीद है पहुंच जाओगी, पर मुझे ये संभावनाएं दिख रही है कि आप और गेम कर सकते हो, भले ही 12 आपके ओलंपिक में ना हो, लेकिन 16 में कर सकते हो, 13 में आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप है। और डिसाइड हमने इसलिए किया कि भाई अब आगे बच्चे भी होंगे तो उस हिसाब से सोचना पड़ता था हमें। तो उन्होंने कहा नहीं अब आपको गेम करना है, मैं नहीं करूंगी। तो मैंने उनको स्वीकार किया कि चलो मैं करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि उनका एक बहुत साहसिक डिसीजन था। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे और भी जिसको पूछना हो पहले आगे आ जाओ। सर नमस्ते, मेरा नाम सुलोचना है। सर आपके ना अपने ने आपके लिए ना करियर छोड़ा था, तो क्या आपकी पत्नी अब अगर खेलना शुरू करे तो आप लोग सपोर्ट करोगे? क्योंकि मेरी को 2 बच्चों के बाद ना अपना करियर बनाया था, तो क्या आप अपनी पत्नी को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि वो स्पोर्ट्स में भी है और एजुकेशन में भी अच्छी रही है। तो अभी मैं फ्री नहीं हुआ पूरा, क्योंकि शायद फ्री होता तो आपके बीच में नहीं हो पाता, इसलिए मैं देश को एक संदेश दे रहा हूँ कि 1-2 महीने लगेंगे। लेकिन यदि वो ये कहती है कि मैं फिर से गेम करूँ, तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी उतनी सेवा देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हेमंत आगे आ जाओ, इनको पूछना हो आगे जैसे बोलो बेटा। मेरा नाम भास्कर जोशी है। मुंह के पास लो, मुंह के पास लो, माइक को मुंह के पास लो, हाँ बोलो। मेरा नाम भास्कर जोशी है। मेरा सवाल है कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी 10+ होगी तो मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे कॉलेज भी प्रभावित ना हो, कॉलेज की पढ़ाई की और एसएससी की हो जाए? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को सही तरीके से रखना है अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप में डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे हम खेलों में जाते हैं तो हम ये सोचते हैं घर वाले क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगी, या कंट्री के लोग क्या कहेंगे, इसी मेरा मेडल नहीं आया। तो आप लोग